टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को एक एक करके देखते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान जो है ये किसके द्वारा स्वीकृत है? प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या फिर भारत की संसद द्वारा। भारतीय संविधान जो है ये किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा यहाँ पर बताना है, तो ये जो है भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान जो है ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? क्या है? हम भारत के लोग अर्थात वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका क्या अर्थ होगा? तो संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये शुरू होता है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भारत की जनता के द्वारा हुआ है संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? उसकी आत्मा की आख्या यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है उसके किस भाग को? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, संविधान के सभी अनुच्छेद को, प्रस्तावना को या फिर मौलिक अधिकार को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो ये प्रदान की गई है किसको? प्रस्तावना को। यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य या फिर प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य या समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें भारत को कहा गया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारत को किस में कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान के निर्माण करने वाले लोगों ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर, प्रस्तावना पर या फिर मूल कर्तव्य पर। किस पर इन लोगों ने विशेष ध्यान दिया था? तो इन्होंने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इन्होंने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? प्राधिकार स्रोत जो है भारतीय संविधान का ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सरकार, राष्ट्रपति या फिर भारत के लोग। तो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो क्या हो जाएगा? भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है ये भारत के लोग हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस शब्द से शुरू होती है? लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग, लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य। तो
ये जो प्रस्तावना है ये किससे शुरू होती है? तो ये जो है ये शुरू होती है किससे? हम भारत के लोग से। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है तो वो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो वो 2, 5, 3, 1 है, 5, 2, 1, 3 है, 3, 5, 2, 1 है, या फिर 1, 3, 5, 2 है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो 3, 5, 2, 1 होगा। 3, 5, 2, 1 है। यानी कि कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार का न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की यहाँ पर बात की गई है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र कहने का क्या कारण है? भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। भारतीय नागरिक जो होते हैं ये मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है राज्य का प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्या होता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यानी कि जो यहाँ का राज्य का प्रमुख है वो एक निर्धारित अवधि यानी कि एक समय सीमा के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो इस कारण से भारत को गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ने भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें कि स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान की 9वीं अनुसूची में, मौलिक अधिकार में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में? किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान की 9वीं अनुसूची में, मौलिक अधिकार में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में? तो भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है। भारत एक क्या है? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत जो है ये किस प्रकार का राष्ट्र है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं ये चीज़ और हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है कि भारत जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के समय प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये चीज़ हमें बताना है इसमें। तो 42वें संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, न्याय। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द को तो जोड़ा गया था, लेकिन अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में कितने शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में? तो 3 शब्द को जोड़ा गया था। कितने शब्दों को? 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये शब्द कौन कौन से थे? तो ये थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और
अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि भारत राष्ट्र जो है ये सभी धर्मों का सम्मान करता है लेकिन किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है। तो यही चीज़ क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। तो राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है ये किस तिथि को लागू हुआ? 15 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1952 को। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? ये अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है या बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत राज्य जो है ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जो हैं ये संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। वैसे शब्द कितने जोड़े गए थे? 3, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर 2 बोल रहा है, 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो ये संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य या फिर अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो इसका सही जवाब होगा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहा जाता है, यानी कि वंशानुगत रूप में ना हो करके उसे जनता के द्वारा क्या किया जाता हो? निर्वाचित किया जाता हो। तो उस राज्य को हम लोग गणतंत्र राज्य कहते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? समाजवाद, गणतंत्र, पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र। तो जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कहलाता है प्रजातंत्र। क्या कहलाएगा? प्रजातंत्र कहलाएगा। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो वो 2 शब्द कौन है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक,
प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। वो दो शब्द कौन सा है जिसे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया है, संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। तो वो दो शब्द कौन से हैं? ये दो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम में किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1979, 38वां संशोधन अधिनियम 1975 और 40वां संशोधन अधिनियम 1976। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 42वां जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन जो है वो किस संशोधन के अधिनियम में हुआ। तो इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे और वो शब्द जो जोड़े गए थे वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में बताया गया है? तो एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। किस रूप में? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि भारतीय संविधान में वादा नहीं किया गया है कि ये आपको दिया जाएगा। तो ये विचार की स्वतंत्रता है, पूजा की समानता है, सामाजिक न्याय है या फिर राजनीतिक न्याय है। इनमें से कौन सा है? तो चूंकि हम लोग देखेंगे कि विचार की स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है, सामाजिक न्याय भी मिलता है और राजनीतिक न्याय भी मिलता है, लेकिन पूजा की समानता का कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पूजा की समानता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होगा? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ध्यान देना है। संविधान की प्रस्तावना में, किसमें? संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में, 1984 में, 1951 में या फिर 1971 में? तो यहाँ पर प्रश्न जो है इस पे गौर करना है कि संविधान की प्रस्तावना पूछ रहा है ये। तो अगर पूछे कि संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 1976 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, अगर पूछेगा कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो संविधान में प्रथम संशोधन जो है ये 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित था। लेकिन अगर पूछ दे कि संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जो हुआ ये कब हुआ? 1976 में हुआ, जिसमें कि संविधान में क्या किया गया? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है?
कौन सा वो शब्द है जो कि भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका का अर्थ क्या हो गया? प्रस्तावना। प्रस्तावना में नहीं है वो चीज़ हमें बताना है। तो ये हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का जिक्र नहीं किया गया। लोक कल्याण शब्द का जिक्र भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं किया गया है। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, कभी नहीं, 3 बार या फिर 2 बार। तो संविधान की उद्देशिका में मात्र 1 बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो भारत जो है वो गणराज्य किस वर्ष बना? तो जिस दिन उसका संविधान लागू होगा उस दिन। तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। तो किस वर्ष से भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये किस वर्ष में बना? 1935 में, 1950 में, 1947 में या फिर 1951 में? कब बना? तो ये बना 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य जो है ये मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसका अपना लिखित संविधान है। उसका क्या है? एक अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों माना जाता है? तो इसके राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्य अध्यक्ष का अगर चुनाव होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? गणतंत्र या फिर गणराज्य कहा जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो है ये किस तिथि को लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1949 को। तो निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था किस तिथि को? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है ये लागू किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में हमें बताना है कौन सा क्रम सही है। तो ये सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतावादी गणतंत्र, गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सही जो क्रम है ये क्या हो जाएगा? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ये जो है ये इसका क्या है? सही क्रम है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अंगीकार की बात है यानी कि कब इसे अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, 1 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1949 को। तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, इसे अपनाया कब गया?
तो ये अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, सेक्युलर का अर्थ है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है सेक्युलर, उसका अर्थ क्या है? एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर जो है ये क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का जो संविधान है ये पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है ये पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ? पूर्ण रूप से तैयार हुआ। समाजवाद का अर्थ है, यहाँ पे बताना है कि समाजवाद का अर्थ क्या है। तो सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, या फिर राष्ट्रीयकरण। तो समाजवाद का अर्थ क्या होगा? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जो है ये समाजवाद है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में समावर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समावर्ती सूची जो है ये किसके संविधान से ली गई है? जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, यूएसए के, या फिर कनाडा के? भारतीय संविधान में समावर्ती सूची जो है ये किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के से समावर्ती सूची लिया गया है। भारत की प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत की जो प्रभुसत्ता है वो किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में, भारतीय संसद में, या फिर राष्ट्रपति में? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये निहित है भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। किसमें? भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को, या फिर उपयुक्त तीनों को, उपयुक्त सभी को। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है ये किसे कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा उद्देश्य है जिसे भारतीय संविधान जो है ये उद्घोषित नहीं करता है? तो ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो वो कौन सा है जो भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो ये क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है इसे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रारंभ होती है। किस शब्द से प्रारंभ होती है? तो जनता के लोकतंत्र शब्द से, प्रजातंत्रीय भारत शब्द से, हम भारत के लोक शब्द से, या फिर जनता के जनतंत्र शब्द से। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के
लोक से, किससे? हम भारत के लोक शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो यहाँ पर संविधान को लागू करने की तिथि जो है ये भारत के संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान को अंगीकृत करने की तिथि उल्लेखित है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 जो है ये इसको अंगीकृत करने की तिथि तो उल्लेखित है, लेकिन 26 जनवरी 1950 लागू करने की तिथि उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव जो है वो नहीं झलकता है? तो बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव जो है वो नहीं झलकता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। चीन की क्रांति का प्रभाव इस पर नहीं झलकता है, जबकि बोल्शेविक क्रांति। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में या फिर मौलिक अधिकार में। तो उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में शामिल किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देखने के लिए हम भाग 3 में देखेंगे, भाग 4 में देखेंगे, भाग 1 में देखेंगे या फिर प्रस्तावना में देखेंगे। किस में देखेंगे? तो हम लोग इसे प्रस्तावना में देखेंगे। किस में? प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम लोग प्रस्तावना में देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो आगे किस प्रकार से व्याख्या की गई है? तो मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं, मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ पर? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में इसकी व्याख्या की गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ? तो 1976 में हुआ। अब इसके द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो इसमें समाजवादी जोड़ा ही गया है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है, लेकिन गुटनिरपेक्ष जो शब्द है ये नहीं जोड़ा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान किया गया है तो वो किस में किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में या फिर मूल अधिकार में। किस में किया गया है? तो
तो ये किया गया है प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक राजतंत्र को, लोकतांत्रिक गणतंत्र को, संवैधानिक राजतंत्र को, या फिर वंशानुगत लोकतंत्र को। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? लोकतांत्रिक गणतंत्र। यानी भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो राष्ट्रपति में निहित है, संसद में निहित है, जनता में निहित है, या फिर मतदाता में निहित है। तो ये निहित है किसमें? जनता में निहित है। किसमें? जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है ये जनता में निहित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को देखा। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।